हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है चंडकाल की वापसी। प्रस्तावना। चंडकाल राक्षस जाति का आखिरी वंशज। वह पृथ्वी पर राक्षस राज की फिर से स्थापना करने निकला, जो जा टकराया किर्गी से, देव जाति के धनंजय से और सुपर कमांडो ध्रुव से। इस भिड़ंत का एक ही नतीजा होना था, और वह था चंडकाल की शिकस्त। चंडकाल को देव जाति वालों ने समुद्र के तल में बसी स्वर्ण नगरी में कैद कर लिया। कुछ समय के लिए लगा चंडकाल नाम का खतरा खत्म हो गया, लेकिन खतरा तो मौके का इंतजार कर रहा था। चंडकाल खुद तो नहीं भाग पाया, लेकिन उसके मानस रूप को भागने से रोक नहीं पाए स्वर्ण नगरी के वासी। चंडकाल के मानस रूप ने कब्जा कर लिया यक्षों के रक्षक और पवित्र ज्वाला के पहरेदार शक्तिशाली सामरी के शरीर पर। लेकिन 200 करोड़ साल की आयु वाले और असीमित मानसिक शक्तियों के स्वामी महामानव ने चंडकाल को सामरी का शरीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। अब चंडकाल ने महामानव के मस्तिष्क पर कब्जा करने की कोशिश की। उसको मानसिक ऊर्जा का एक तेज झटका लगा। वो चंडकाल का मानस रूप दुनिया के कोने कोने में बिखर गया। अब बचा था तो सिर्फ चंडकाल का शरीर, जिंदा सांस लेता मगर बगैर दिमाग का शरीर। और स्वर्ण नगरी के देवों के लिए उत्सव की घड़ी थी। पूरी स्वर्ण नगरी चंडकाल के शरीर को देखने के लिए बेताब थी। स्वर्ण नगरी, देव जाति की नगरी, अत्याधुनिक तकनीक का एक आश्चर्यजनक शहर, समुद्र के तल में स्थित, अदृश्य किरणों से ढका हुआ, मानव निगाहों से छुपा हुआ। मानवों पर देव जाति को अधिक विश्वास नहीं है, लेकिन उनकी आज की ये खुशी एक मानव की ही देन है, जो है सुपर कमांडो ध्रुव। पूरी स्वर्ण नगरी राक्षस जाति के आखिरी वंशज चटकाल का शरीर देखने के लिए उमड़ रही है। ध्रुव, इसके शरीर को 3 दिनों से प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है, फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। इसके शरीर को ऐसे खुले में रखना खतरनाक हो सकता है धनंजय। इसकी सांसें अभी भी चल रही है, लेकिन इसके शरीर में हरकत नहीं है ध्रुव, क्योंकि तुमने महामानव के हाथों इसके मानस रूप को खत्म कर दिया है। इसका मानस रूप टुकड़े टुकड़े होकर पूरी दुनिया में बिखर गया है। इसका शरीर तो है, लेकिन इसका दिमाग नहीं, और बगैर दिमाग के ये बेकार है, और बिना दिमाग के शरीर बेकार होता है। घबराओ मत, अब कभी भी नहीं हो सकती है चंडकाल की वापसी। इस कथा के लेखक हैं अनुपम सिन्हा जी, संपादक है मनीष गुप्ता जी। टोक्यो, जापान की राजधानी, वह धरती जिसने जूडो कराटे जैसे घातक कलाओं को जन्म दिया, और इन कलाओं को जानने वाले महारथी आज के युग में भी मौजूद है, जैसे ग्रेट नाना चाकू। आप जूडो कराटे और ताइक्वांडो जैसी कलाओं की वे ऊंचाइयां छू चुके हैं, जहां तक पहुंचने की कोई भी नहीं सोच सकता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आप एक ही बार में स्टील की मोटी चादर में भी छेद कर सकते हैं। क्या ये सच है? सच तो है, और मैं इसका प्रदर्शन करके भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। लेकिन यह हमेशा याद रखिए, ये घातक कलाएं सिर्फ आत्म सुरक्षा के लिए हैं। जो भी इस कला का दुरुपयोग अपने स्वार्थ या दूसरों को की जान लेने के लिए करता है, वे महान पापी हैं। और ऐसे लोगों का वही हाल होना चाहिए जो मैंने इस स्टील की चादर का किया है। देखते ही देखते स्टील की चादर में छेद हो गया था। कमाल है, आंखों पर यकीन नहीं होता। यानी इससे तो आदमी की जान बड़े आराम से ली जा सकती है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसका भी प्रदर्शन करके मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखती है। एक झटके में गर्दन टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ गई थी। भागो। वह भाग रहा है, लेकिन नाना चाकू ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो आज तक किसी एक मक्खी की भी जान नहीं ली है। आज वह सब उसने एक झटके में बराबर कर दिया। अब वह बचकर नहीं जाएगा। लेकिन नाना चाकू हवा हो चुका था। लेकिन नाना चाकू ने ऐसा क्यों किया? वह भागकर जा कह रहा था। ऐसी ही एक घटना फिलिस्तीन में भी चल रही थी। खुदा के फजल से हमको आज़ादी हासिल हो गई है। इसमें हमारी गोलेरा फोर्स की चीफ अल किलियानी तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। अपने देश की आज़ादी के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन तुमने अकेले दुश्मन के 351 सैनिकों को कैसे मौत के घाट उतार दिया? ऐसे देखते ही देखते उसने अपने साथियों पर फायरिंग की। अल किल की क्लासनिकोव राइफल बिना रुके शोले उगल रही थी, और जब तक कोई उसको रोक पाता, वह आसमान में थी। या खुदा, अल किल जैसी नेक लड़की को अचानक ये क्या हो गया है? और इसी दौरान अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत पर कुवैत के समुद्र तट के पास, ओ गॉड,
तैराकी अभ्यास के दौरान बाकी सभी नौसैनिक तो तोप तक पहुंच चुके हैं, लेकिन टोनी शार्कों के बीच में फंस गया है। हम गोले भी नहीं दाग सकते क्योंकि वे टोनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम क्या करें? डाइविल, तुम क्या कर रहे हो? घबराइए मत सर, टोनी को कुछ नहीं होगा। डाइविल अमेरिकी नौसेना का सबसे जाबाज गोताखोर, दूसरों के लिए अपनी जान पर बाजी लगा देने वाला शख्स। ऐसी स्थिति में भी जब उसके पास सिर्फ एक हारपून था और एक चाकू भी, और शार्कों की तादाद बेशुमार थी, पहला हारपून अपना निशान पर जा लगा और अगले ही पल, अरे अरे, डाइविन ने टोनी को शार्कों के बीच फेंक दिया है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? एक शार्क टोनी को अपना आहार बना चुकी थी और दूसरी शार्क डाइविन की तरफ लपक रही थी। अगले ही पल शार्क का जबड़ा दो मजबूत हाथों के शिकंजे में था और शार्के डाइविन को भूल अपने ही साथी पर झपट पड़ी थी और वह डाइविन वापस युद्ध पोत की ओर मुड़ चला था और उसका शरीर चिरता ही चला जा रहा था। डाइविन, तुमने ये क्या किया? टोनी को शार्कों के बीच में फेंक दिया, आखिर क्यों किया ये तुमने? डाइविन का मुंह खुला और एक नोकीले दांत के पीछे एक अट्टहास गूंज रही थी। ना जाने कैसे पूरे वातावरण की हवा विषैली होती चली गई थी और पूरे युद्धपोत पर तैनात सभी सैनिक एवं कर्मचारी बेहोशी के आगोश में समा गए थे। कुछ देर बाद जब युद्धपोत भारत के तट की तरफ बढ़ा तो सभी कर्मचारी और सैनिकों के बेहोश शरीर समुद्र में तैर रहे थे, सिवाय डाइविन के। स्वर्ण नगरी में 2 दिनों बाद आज हमने राक्षस जाति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया ध्रुव, और यह सिर्फ तुम्हारे ही कारण संभव हो सका है। इसलिए तो हमने इस शुभ अवसर पर तुमको ही अपना मुख्य अतिथि बनाया है। ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। विदा ध्रुव। उम्मीद करता हूँ हमारी मुलाकात जल्दी होगी। जल्दी का मौका कम ही है धनंजय। राजनगर में काफी काम जमा हो गए होंगे। ध्रुव राजनगर तट के एक सुनसान इलाके में निकला और निकलते ही ठिठक कर रह गया था। मोटरबोट, इतनी रात को यह मोटरबोट यहाँ क्या कर रही है? लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं है। इसका इंजन अभी तक गर्म है, यानी मोटरबोट को यहाँ पर आए ज्यादा समय नहीं हुआ है और इसमें जो कोई भी आया है अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ध्रुव का ख्याल सही था। मोटरबोट का सवार ज्यादा दूर तक नहीं गया था। नाना चाकू ना जाने कितनी सवारियां बदल कर राजनगर तक पहुंचा था। रामपाल, समुद्र तट की तरफ से कोई अजीबोगरीब आदमी आ रहा है, जरूर स्मगलर होगा। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ही तो हमारी ड्यूटी समुद्र तट के पास लगाई जाती है। मुझे आभास हो गया है मेरे बाकी दोनों हिस्से अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं और जब तक वे यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक मैं अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। आगे बढ़ चला नाना चाकू ठिठुर कर रह गया था। दो परछाइयां उसका रास्ते रोके खड़ी थी। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तुमने ये अजीब सी पोशाक क्यों पहन रखी? कौन हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। रामपाल, मैं इसको कवर करता हूँ, तुम इसकी तलाशी लो। रामपाल आगे बढ़ा और एक हल्के से थप्पड़ से वापस अपनी जगह पर जा गिरा था। अगले ही पल बंदूकें तन गई थी और शोले हवा में उड़ने लगे थे, सिर्फ हवा में। और उसके बाद दोनों पुलिस वालों को कुछ याद नहीं रहा। उनके शरीर हवा में लटक गए, पांव हवा में झूलने लगे थे और तिल तिल करके उनकी जान बाहर निकलने लगी थी, लेकिन जान बाहर नहीं निकल पाई। जरूर यही आदमी मोटरबोट से राजनगर आया है और यह पुलिस वालों पर हमला कर रहा है, यानी इसके इरादे ठीक नहीं है। सुपर कमांडर ध्रुव, इससे इतनी जल्द मुलाकात हो गई। अच्छा हुआ, इस मुसीबत को यहीं खत्म करने का मौका मिल गया है। नाना चाकू के शरीर पर कब्जा करने का एक कारण इस लड़के को नाना चाकू के हाथों रास्ते से हटाना है। ध्रुव को कुछ पूछने तक का मौका नहीं मिला। यह ध्रुव की फुर्ती ही थी कि वार उसको पूरी तरह से नहीं लग पाया, वरना उसकी गर्दन टूटकर झूल गई होती। नाना चाकू के दिमाग पर जिस शैतानी ताकत का अधिकार था वह ध्रुव को पहचानती थी, उस पोल की तरह। ओह, इसके एक ही वार ने पोल को टेढ़ा कर डाला है। यह मामूली फाइटर नहीं है। बचने की एक ही सूरत है कि पहला वार मैं करूं, लेकिन पहला ही वार ध्रुव ने किया, लेकिन बेकार चला गया था ध्रुव का व्यवहार। पलट कर नाना चाकू ने ध्रुव पर वार किया। उफ, यह अपने कंधे पर लगे कपड़ों का इस्तेमाल पैरासूट की तरह कर रहा है और उनकी मदद से यह ग्लाइडर की तरह हवा में तैर सकता है। सबसे पहले इसकी इसी ताकत को खत्म करना होगा। ध्रुव के हाथ में बेल्ट में रखे स्टार आए और नाना चाकू के लबादे में कई छेद हो गए थे। अब नाना चाकू हवा में नहीं तैर सकता था। ध्रुव ने नाना चाकू की
एक ताकत को खत्म किया, लेकिन इसने नाना चाकू को दूसरी ताकत दिखाने पर मजबूर कर दिया। नाना चाकू यह जबरदस्त खतरनाक हथियार होता है। इसका एक भी वार शरीर की किसी भी हड्डी को तोड़ सकता है, और अगर यह खोपड़ी पर पड़ जाए तो खोपड़ी को पतासे की तरफ फोड़ देगा। लेकिन मेरे जुपिटर सर्कस के गुरु जुबिस्को ने मुझे इसकी एक काट बताई थी, और यह मैं आज तक नहीं भूला हूँ। और यह काट है कि नाना चाकू को अपना वार करने दो, और एंड टाइम पर उसके रास्ते से अलग हो जाओ। उसके बाद काम आसान। ध्रुव का सारा ध्यान नाना चाकू पर था, नाना चाकू पर नहीं। एक भीषण वार से उसकी आंखों के सामने सारा ब्रह्मांड नाच गया था, और अपनी जीत पर एक अठासा गूंज उठा था। हा हा हा। उसने खड़े हो सकने की भी ताकत नहीं बची थी। यह आवाज तो चंडकाल की आवाज है। हाँ मेरे जानी दुश्मन, इस बार मैंने इस नाना चाकू के शरीर पर कब्जा किया है, और यह जूडो कराटे का विशेषज्ञ है। एक अद्भुत वार से स्टील की मोटी प्लेट में भी छेद कर सकता है। तेरी छाती में तो इसकी एक ही उंगली से छेद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा मानस रूप तो खत्म हो गया था। महामानव ने तुमको खत्म कर दिया था। मानव मानव कभी खत्म नहीं होते लड़के। मानस रूप कभी खत्म नहीं होते लड़के। मेरा मानस रूप मरा नहीं था, कण कण होकर बिखर गया था। वे कण धीरे धीरे जुड़कर तीन अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा हो गए। एक मानस रूप में मेरी चालाकी और मेरी ताकत थी, और मानस रूप के उसी हिस्से ने नाना चाकू के शरीर पर कब्जा किया। मेरे मानस रूप के बाकी दोनों हिस्से भी अब राजनगर में पहुंचते ही होंगे, और जब मेरे मानस रूप के तीनों हिस्से यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तब शुरू होगा मेरा महाअभियान, अपने शरीर और मस्तिष्क के साथ अपने पूरे मानस रूप को जोड़ने का। तुझे यह सब बताने में मुझे कोई हिचक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अब तू किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच सकता है। ओह! इसके एक गुस्से ने सड़क में गहरा छेद कर दिया है। मैं इसका मुकाबला करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चंडकाल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाऊँगा। अगर कोई नुकसान पहुँचा तो वह नाना चाकू जैसे महान फाइटर को ही पहुँचेगा। एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, बीच का रास्ता। इसको मैं किसी जगह पर रोक के रखने की कोशिश करूँ, और इसी दौरान धनंजय को इस बात की खबर देता हूँ मैं। और इसको रोक रखने का सबसे अच्छी जगह है ये मेन हॉल। एक जबरदस्त टक्कर से नाना चाकू अपना संतुलन खो खुले मेन हॉल में जा गिरा। किस्मत अच्छी है कि एक नई डिजाइन के मेन हॉल के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी नहीं है। अब नाना चाकू को बाहर आने में काफी समय लगेगा, और तब तक मैं धनंजय को सतर्क। अरे मेरे ट्रांसमीटर पर लेजर सिग्नल आ रहा है कमांडो हेडक्वार्टर से। पर क्यों? खबर सचमुच गंभीर थी। कैप्टन तुम कहाँ थे? हम तुमको काफ़ी देर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है रे करीम? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? राजनगर की पूर्वी सीमा से एक जलजला शहर में घुस आया है। पुलिस भी उसे रोकने में नाकामयाब है। कैसा जलजला करीम? एक लड़की। उसके लंबे-लंबे दाँत हैं, और उसकी आँखों में पुतलियाँ हैं ही नहीं। उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं हो रहा है। चंडकाल के मानस रूप का दूसरा हिस्सा। यह ज़रूर वही होगा। अब धनंजय के पास जाने का समय नहीं है, वरना उस दौरान वह लड़की आधा राजनगर तबाह कर देगी। वैसे भी अगर मैं उस लड़की को रोक लूं तो चंडकाल के तीनों मानव इससे एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और उसका महाअभियान फेल हो जाएगा। क्या बात है कैप्टन, तुम चुप क्यों हो गए? करीम तुम मेरी मोटरसाइकिल लेकर मुझे होटल सेंटार के चौराहे पर मिलो जल्दी। डैन। कैप्टन 7 मिनट में मैं तुमको वहां पर मिलता हूँ। लेकिन इन 7 मिनटों में राजनगर का नक्शा ही बदल जाना था। ओह! हमारी गोलियां इससे टकरा कर उछल रही हैं। अल-किल तबाही का तूफान लेकर आगे बढ़ रही थी। पीछे हटो, हम इसको ऐसे नहीं रोक सकते हैं। बेकार में जान गंवाने का कोई फायदा नहीं है। अल-किल का रास्ता साफ होने लगा था, लेकिन उसके दिमाग में बैठा चंडकाल का दूसरा मानस भाग परेशान ही था। मुझे यहाँ पर पहुंचने में देर हो गई है। मेरा पहला मानस भाग टोक्यो से यहाँ पर पहुंच चुका है। मुझे उसका आभास हो रहा है। इस लड़की को भी मैं चुपचाप राजनगर तक लाना चाहता था, लेकिन लगता है पुलिस को किसी तरह से खबर लग गई है। लेकिन अल-किल तो हवाई जहाज से आ रही थी। आखिर वह जहाज गया कहाँ, और उसे यहाँ तक पहुँचने में देर क्यों लगी? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सिर्फ थोड़ा-सा वक़्त और। अभी तो पूरा माहौल दहकने वाला है, क्योंकि घटनास्थल पर आ पहुँचा है चंडिका। इस मुसीबत को ध्रुव भैया के अलावा और कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अभी तक क्रीम का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उसके आने तक मुझे इसे रोकना होगा। इससे इस तबाही का कारण भी जानना होगा। गोलियां और गोले इसके अदृश्य कवच के पार नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे नाजुक लात घूंसे किस गिनती में है? फिर भी मैं इसको वहां तो नहीं जाने दूंगा जहां पर ये जाना चाहती है। उफ! तेरी है हिम्मत लड़की, कि तू मेरे पास आकर
मुझ पर वार करे। आह! मेरे पास आ, मुझे मार। चंडिका तीसरी बार अल-किल की तरफ लपकी और वह बाल-बाल बची, क्योंकि उसने ऐन टाइम पर उस बम को फटते देख लिया, जो अल-किल ने ठीक अपने सामने पटक दिया था। अब आकर अल-किल को मार। ओह माय गॉड! इसके गोले से तो आदमियों जैसी मोटी आवाज आ रही है, और यह क्रूरता भी आदमियों जैसी ही दिख रही है। अब मैं एक गोली भी तेरी खोपड़ी में हवा कर दूंगी। गोली चंडिका की तरफ बढ़ी। निशाना अचूक था, लेकिन गोली को बीच में ही रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोको, कौन हो तुम? मैं लोरी हूँ चंडिका। तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुमको पहचानती हूँ, और मैं इसको भी पहचानती हूँ। तू बच गई और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। लोरी के बारे में जानने के लिए पड़े वैम्पायर। जिन शक्तियों की तू साधना करता है, उन शक्तियों की मैं भी साधना करती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन शक्तियों का प्रयोग दुष्टता के लिए करता है और मैं भलाई के लिए। तुम इसको आदमी की तरह क्यों संबोधित कर रही हो? क्योंकि यह लड़की निर्दोष है। दोष उस शैतानी मानस रूप का है, जिसने इसके दिमाग पर कब्जा किया है, और वह मानस रूप एक शैतानी आदमी का है। शैतान आदमी का, हा हा। बस, तू यही एक गलती कर गई लड़की। मैं आदमी ही तो नहीं हूँ अभी। मेरी शक्ति सिर्फ एक तिहाई है, इसलिए तू मेरा सामना कर पा रही है, लेकिन अल-किल के बमों की झड़ी का सामना नहीं कर सकेगी तू। लोरी बचो, बचने की जरूरत नहीं है चंडिका। मेरी मानसिक ऊर्जा इन धमाकों को आराम से ढक देगी। अल-किल के दांत बिछ गए थे, और इस बार उसकी उंगलियां ट्रिगर पर दबती चली गई थी। गोलियों का छकना चंडिका को तो अच्छी तरह आता है, लेकिन लोरी को उसका कोई अनुभव नहीं था। मगर लोरी की किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी थी, क्योंकि वहां पर पहुंच चुका था ध्रुव। उफ तुम! हाँ मैं। चंडकाल, तू मेरे बारे में जान गया, पर कैसे? मैं नाना चाकू से तेरे बारे में जान गया हूँ। ओह! यानी तू नाना चाकू से मिल चुका है, और फिर भी बचकर आ गया। शायद तेरी मौत अल-किल के हाथों ही लिखी थी। तुम जानते ही हो चंडकाल की तुम्हारी ये कोशिश बेकार हो जाएगी, क्योंकि गोली और बम को छकाना मुझे अच्छी तरह से आता है। इस बार नहीं लड़के, इस बार नहीं। इस बंदूक को मैं अपनी जादुई शक्ति दे रहा हूँ। अब इसकी नाल तुझ पर फिक्स हो चुकी है। तू जिधर भी जाएगा, जिधर भी जाएगा, जिधर भी उछलेगा, ये नाल भी उधर ही अपने आप मुड़ जाएगी। बच सकता है तो बच। सुपर कमांडो ध्रुव, ओह! सचमुच, बंदूक की नाल तो मेरे साथ-साथ ही दिशा बदल रही है। गोलियाँ एकदम मेरे करीब से निकल रही है। जल्द ही कोई ना कोई गोली अपना निशाना ढूँढ ही लेगी। बचना संभव नहीं है। पलट कर वार करना ही होगा। चंडिका की फुर्ती और लोरी की शक्ति भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाएँगी। ये गोलियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना होगा मुझे, इससे पहले कि अल-किल के दिमाग में बैठा चंडकाल कुछ सोच पाता। ध्रुव हवा में उछलता हुआ उसके पीछे जा पहुँचा था, और गोलियों ने अपना पीछा नहीं छोड़ा, चाहे उनको अपना रास्ता अल-किल का कंधा ही चीरकर बनाना पड़े। एक ही जादुई शक्ति प्राप्त होने के कारण गोली ने अल-किल का अदृश्य कवच चीर डाला था। अल-किल का हाथ अब बंदूक चलाने के काबिल नहीं रहा। उफ! मुझ पर एक ही चीज असर कर सकती थी, मेरी ही जादुई गोलियां, और वही हुआ। तू एक बाजी जीत गया लड़के, लेकिन फिर भी तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर मैं इस लड़की को बेहोश कर दूं तो तेरा मानस रूप भी इससे कुछ नहीं करवाएगा, और वह मेरी पूरी जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर तेरे करीब ऐसा कोई नहीं है जिसके दिमाग पर तू कब्जा कर सके। लोरी और चंडिका की इच्छा शक्ति भी मेरी ही जैसी है। तू अल-किल को कभी बेहोश नहीं कर पाएगा। यह मेरे जादुई कवच से सुरक्षित है। तेरा कोई भी वार इस तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे पास हर मुसीबत की काट रहती है चंडकाल। तेरे कवच से अल-किल को बाहर निकालेगा ये स्प्रे पेंट, जो मैंने गिरते वक्त पेंट की उस दुकान से उठा लिया था। स्प्रे की फुहार अदृश्य कवच पर जमा होनी शुरू हो गई, और कुछ ही देर में पूरा कवच पेंट से ढक चुका था। अल-किल को अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था तब तक, जब तक वह अदृश्य कवच से बाहर नहीं आ गई। चंडिका को इसी पल की बेसब्री से इंतजार था। एक ही वार में अल-किल बेहोश हो गई थी। आखिरकार चंडकाल को हमने रोक ही लिया है। अब चंडकाल के तीनों मानस भाग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन लोरी, अरे यानी तुम भी लोरी को जानते हो ध्रुव, और यह मुझे भी जानती है। फिर मैं इसे क्यों नहीं जानती? ध्रुव ने शीघ्रता से चंडिका को लोरी के बारे में सब कुछ बताया। अब बताओ लोरी की तुम इस चक्कर में कैसे फंस गई? चक्कर तब शुरू हुआ ध्रुव, जब मैं कुछ ठंडी हवा खाने रात के वक्त किले से बाहर निकली। एक हवाई जहाज की धड़धड़ाहट ने मेरे ध्यान को तुरंत खींचा। हवाई जहाज मामूली सा था, लेकिन उसके अंदर से एक भीषण शैतानी ताकत के कंपन मुझ पर पहुंच रहे थे।
और प्लेन एक कर्णभेदी धमाके के साथ रेतीली जमीन पर आ गिरा। मैं समझी कि शैतानी ताकत नष्ट हो गई, लेकिन तभी प्लेन के मलबे से यही लड़की बाहर निकली, अपने अदृश्य कवच में सुरक्षित। बगैर कुछ सोचे समझे मेरा मस्तिष्क उस प्लेन पर केंद्रित हो गया। मेरे मानसिक किरण ने उस प्लेन को अपंग कर दिया। तभी मुझको आभास हुआ कि यह लड़की दुष्ट नहीं है, इसके मस्तिष्क पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया है। यह सोचकर मैं पल भर को रुकी। मैंने उसको मानसिक ऊर्जा से बंधनों में जकड़ना चाहा, लेकिन वह बंधन उसको जकड़ नहीं सके। लेकिन यह लड़की नहीं रुकी। मुझे चोट तो ज्यादा नहीं लगी, लेकिन मैं होश खो बैठी। मुझे होश आने के बाद यह भाग चुकी थी। अपनी मानसिक तरंगों से मैंने इसका पीछा किया और यहाँ तक आ पहुंची। खैर, अभी तुम इस पर नजर रखो, किसी को भी इसके पास मत आने देना। तब तक मैं धनंजय को लेकर आता हूँ। वह इसे पकड़कर रखने का कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। लेकिन तभी नाना चाकू यानी चंडकाल का पहला मानस भाग। हाँ लड़के, तूने मुझे गटर में गिराकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं अपने दूसरे मानस भाग यानी अलकिल को ढूंढता हुआ गटर गटर के रास्ते ही चुपचाप यहाँ तक पहुंचा, वरना मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए ना जाने कितनी रुकावटों का सामना करना पड़ता। और अब मेरे दो मानस भाग मिलकर एक हो जाएंगे। अब मुझे सिर्फ अपने तीसरे मानस भाग का इंतजार है, और उसके बाद चंडकाल वापस आएगा। उफ, इस संभावना पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। नाना चाकू अब गटर की सुरंगों से होता हुआ कहीं पर भी पहुंच सकता है, लेकिन वह अभी जाएगा कहाँ? कहीं भी जाए, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है धनंजय को इस घटना से अवगत कराना। करीम, कैप्टन हियर, ध्यान से सुनो, मुझे कुछ चीजें तुरंत चाहिए, नोट करो। बोलो कैप्टन। और लगभग 15 मिनट बाद नाना चाकू के शरीर में बैठा चंडकाल, चाहे इस वक्त कहीं भी हो, लेकिन आखिरकार आएगा यहीं पर, क्योंकि स्वर्ण नगरी तक जाने का रास्ता यहीं से है। तुम लोग यहीं पर रुक कर नजर रखो, और अगर नाना चाकू नजर आ जाए तो उसे रोकने की कोशिश करना। वैसे मैं धनंजय को लेकर अभी आता हूँ। वापस आता नाना चाकू पहले से ही उस जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन वह स्वर्ण नगरी की तरह नहीं बढ़ रहा था। ध्रुव तेजी से नाना चाकू की तरफ बढ़ा, लेकिन एक धमाके ने उसको बीच में ही रोक कर रख दिया था। चंडकाल का तीसरा मानस भाग यानी डाइविल घटनास्थल पर पहुंच चुका था। सुपर कमांडर ध्रुव, तू अब मेरे तीनों मानस भागों को मिलने से नहीं रोक पाएगा। नाना चाकू के बोलने से यह साफ हो गया कि इस बैटलशिप में चंडकाल का तीसरा मानस भाग है, और यह मुझे नाना चाकू तक पहुंचने से रोकने के लिए डेथ चार्ज बमों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये बम 20 मीटर की गहराई तक ही असर करते हैं, यानी मैं समुद्र के और अंदर जाकर नाना चाकू का पीछा कर सकता हूँ। ध्रुव ने नाना चाकू को बैटलशिप के ठीक पहले ही धर दबोचा। ओह, तू अपनी मौत को बुलाने से बाज नहीं आएगा छोकरे। वैसे तो मैं इस समय तुझे अपने एक ही मानसिक वार से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा मुकाबला स्वर्णनगरी के देवों से होना है, इसलिए मैं अपनी सारी शक्तियां बचा कर रखना चाहता हूँ। वैसे भी नाना चाकू की सारी शक्ति ही तेरी खोपड़ी का चूरा बना देने के लिए काफी है। नाना चाकू के घातक हाथ बैटलशिप की स्टील की चादर में छेद करते जा रहे थे, और ध्रुव के सामने चंडकाल की असलियत भी खुल रही थी। यह साफ झूठ बोल रहा है। अगर यह मुझे मानसिक शक्तियों से खत्म कर सकता है तो कब का कर चुका होता। इसकी सारी घातक मानसिक शक्तियां इसके तीसरे मानस भाग के पास है, और वह मानस भाग अभी बैटलशिप पर है। इसको तो मैं पानी पिला पिला कर मारूंगा। डाइविल यानी चंडकाल का तीसरा मानस भाग बेचैन था। कहाँ गया वह नाना चाकू? अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपने शरीर के पास जल्द से जल्द पहुंचना है, अब इससे पहले कि कोई। ओह गड़बड़। लेकिन गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। कौन है रे तू छोकरी? चंडिका, मिस्टर चंडकाल, जो भी है तू, लेकिन तूने मेरे सामने आकर एक गलती की है, अपनी जिंदगी की आखिरी गलती। अब मरते मरते देख, ये मेरे मंत्र की शक्तियां हैं। चंडिका को खाक कर देने के लिए आगे लपकता दहकता लावा बीच रास्ते में ही मुड़ गया। यह क्या? यह है तुम्हारे मंत्र की काट चंडकाल। ब्रह्माष्टकोण तुम्हारे सारे मंत्रों को खींच कर नष्ट कर देगा यह मंत्र। तभी चंडिका का उस पर भरपूर वार। तू यहाँ भी आ गई, लेकिन तुमको इस ब्रह्म अष्टकोण के बारे में कैसे पता चला? मैंने अपना जीवन इसी कला को सीखने में लगाया है, मंत्र को काटने वाले यंत्र बनाने की कला में। अब मुझे दिखा चंडकाल की बगैर मंत्रों के तेरे में कितनी ताकत है। अब तेरी वो पिटाई होगी कि तू अपनी पिछली सारी पिटाइयां भूल जाएगा। चंडिका का कहर उस पर बरसा। रुक जा लड़की, वरना मैं इस न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर का बटन दबा दूंगा। अरे जा, धमकी देना किसी और को। इसको दबाएगा तो तू भी खत्म हो जाएगा, और वह नाना चाकू भी खत्म हो जाएगा। अरे रे, सिर्फ टेढ़ी क्यों हो रही है? कारण साफ था।
नाना चाकू के द्वारा किए गए छेदों से पानी तेजी से शिप के अंदर भर रहा था। बैटल शिप डूब रही थी। कुछ पलों में सारा पानी झाग से भर गया। कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। चंडकाल को वह मौका मिल गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। नाना चाकू अब डाइविल के इतना पास आ चुका था कि दोनों मानस हिस्से आपस में एक कोस के अब चंडकाल का पूरा मानस रूप डाइविल के शरीर में था और धीरे धीरे जाग शांत हुए और स्थिति तेजी से साफ होने लगी। यह तो नाना चाकू है और इसके चेहरे पर पहले जैसी झाई हुई हैवानियत एकदम गायब है। यानी हाँ लड़के, यानी चंडकाल कामयाब हो गया है। नाना चाकू के शरीर वाले मेरे मानस दोनों मानस भाग अब इस डाइविल के शरीर में आ चुके हैं। मेरा मानस रूप संपूर्ण हो गया है। अब मुझे अपने महाअभियान का आखिरी चरण पूरा करना है। इसके लिए मैंने इस गोताखोर डाइविल के शरीर पर कब्जा किया है और वह गोता लगाकर स्वर्णनगरी तक पहुंचना। और तुम लोग नाना चाकू को लेकर किनारे की तरफ चलो। मैं उस शैतान को रोकता हूँ। इस ब्रह्मा अष्टकोण को अपने शरीर से चिपका लो ध्रुव। यह कम से कम थोड़ी देर तक चंडकाल के मानसिक वारों को रोक लेगा। ठीक है लोरी, तुम लोग चलो। सावधानी से जाना ध्रुव। कुछ ही पलों बाद ध्रुव डाइविल के पीछे था। यह लड़का तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और यह काफी तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। ऐसे तो यह मुझे पहले स्वर्णनगरी पहुंचना होगा और ऐसा होने से मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। डाइविल ने हाथ उठाया और सारा पानी उबल उठा। लेकिन चूंकि यह मंत्र का असर था इसलिए ब्रह्म अष्टकोण ने ध्रुव पर उसका प्रभाव नहीं होने दिया। पर ब्रह्म अष्टकोण के ऊपर धीरे धीरे जोर पड़ रहा था और ध्रुव धीरे धीरे डाइविल के पास आता जा रहा था। स्वर्णनगरी अब भी ज्यादा दूर नहीं थी। खोलता पानी इस पर असर नहीं डाल पा रहा है। अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। मैं इस पानी को ऐसे एसिड में बदल देता हूँ जो पत्थर को भी पल भर में गला सकता है। मुझे चंडकाल और चंडकाल को बेबस करना है, बेबस करना है। और इसका सीधा रास्ता इस गोताखोर को बेबस करना। डाइविल के बेबस होते ही चंडकाल का जादू टूट गया और एसिड वापस पानी में परिवर्तित होने लगा। ध्रुव के चारों तरफ पानी का एक तेज एसिड परिवर्तन में हो गया। उफ! इस यंत्र पर जोर पड़ रहा है। यह चंडकाल की शक्तियों को और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि यह मेरा कवच टूट जाए, एक कड़कड़ाहट के साथ ब्रह्म अष्टकोण टूट गया था। साथ ही साथ डाइविल का भी दम घुटने लगा था। उसके दिमाग पर बेहोशी छाने लगी थी। चंडकाल बौखला उठा। यह बेहोश हो रहा है और साथ ही साथ मेरी शक्तियां भी क्षीण हो रही हैं। मैं इसको अदृश्य कवच भी नहीं पहना सकता हूँ। अब एक ही रास्ता है। मुझे अपनी सारी की सारी शक्तियों को हर कतरा समेटना होगा। और अगर मैं अपने शरीर के पास नहीं जा पा रहा हूं तो मुझे अपने शरीर को यहाँ पर बुलाना होगा। चंडकाल के मानस रूप में अपनी शक्तियों की हर बूंद समेटी और उसकी आंखें दहक उठी और स्वर्ण नगरी के वासियों ने एक भयानक दृश्य देखा। चंडकाल का शरीर सोने की दीवारों और ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। एक बेआवाज धमाके से के कंपनों से समुद्र की छाती कांप उठी और जब ये कंपन रुके तो दुनिया कांप उठी। मैं फिर से आजाद राक्षस हो गया हूँ। अब मुझे कोई बंधनों में बांध नहीं सकता है। तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारना तो चाहता हूँ लड़के, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि स्वर्ण नगरी के देव मेरे पीछे अब आते ही होंगे। लेकिन याद रख, जब भी मैं वापस आऊंगा तो मेरा पहला शिकार तू ही होगा। तब तक अपनी बची जिंदगी जी ले तू। रोशनी के एक धमाके के साथ चंडकाल गायब हो गया। डाइविल को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाने के बाद यह सब क्या चक्कर था ध्रुव? मैंने तुमको पहले ही सतर्क किया था धनंजय की चंडकाल के शरीर को खुले में मत रखो, लेकिन तुम नहीं माने। आखिरकार हो ही गई है चंडकाल की वापसी। अब जब वह वापस आएगा तो विनाश का कौन सा नमूना देखने को मिलेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। और इन अनसुलझे सवालों के साथ यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।